हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। अरसलान तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था? मैंने सख्ती से अपनी बीवी का बाजू दबोचा और उससे अरसलान के बारे में पूछने लगा। तकलीफ के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए और अपना बाजू वो छुड़वाने की कोशिश करने लगी, जबकि मैंने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली, क्योंकि जो कुछ भी मुझे उसके बारे में सुनने को मिला था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मेरी अम्मी मुसलसल 3 दिनों से मुझे एक ही बात कही जा रही थी कि तुम्हारी बीवी के करतूत ठीक नहीं है। वो दिन और रात का लिहाज किए बगैर इस लड़के को अपने कमरे में बुला लेती है और पता नहीं दोनों फिर कौन कौन से गुल खिलाते हैं। मैं पहले तो इन बातों को बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त की हद भी खत्म हो चुकी थी। अब मैंने ना चाहते हुए भी सारा से ये पूछने का मजबूर हो गया था कि आखिर मेरे कजन का इसके कमरे में क्या काम। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मैंने कुछ चीजें अलमारी के ऊपर रखी थी, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था। अरसलान बाहर ही खड़ा था तो मैं इसे कहा कि मुझे वो चीजें उठाकर दे दे। इससे ज्यादा और कोई भी बात नहीं हुई। ये कहकर वो दोबारा फुट फुट कर रोने लगी और कहने लगी कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो समझ रही थी कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मेरी बात पर यकीन करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हालात ही कुछ और हैं। आप भी अपनी अम्मी की बातों में आ गए हैं। वो मुझे दोबारा से जज्बाती करने लगी थी। मैं उसके आंसुओं के आगे बेबस हो जाता था, लेकिन अब मैंने अपने दिल को समझा लिया था कि मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। लेकिन अब मैं इसकी बातों में आने वाला नहीं था। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। अगर आज के बाद मैंने अरसलान को तुम्हारे कमरे या तुम्हारे आसपास भी देखा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। फिर जो सलूक मैं तुम्हारे साथ करूंगा, मुझसे इस बारे में शिकायत मत करना। ये कहकर मैंने उसे बिस्तर पर धक्का दिया और खुद कमरे से बाहर निकल आया। मेरा बस चलता तो अरसलान को इस दुनिया से ही चलता कर देता, लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्योंकि वो मेरी बहन का मंगेतर भी था और ये मंगनी बड़ों ने की थी। हमारे खानदान में मंगनियां तोड़ने का रिवाज नहीं था। यही वजह थी कि मैं भी मजबूर हो गया था अपनी फुप्पो से। मैं अच्छी तरह से वाकिफ था, उन्हें कोई भी वावेला मचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बहाना चाहिए होता था, और ये बहाना मैं इन्हें नहीं देना चाहता था। मैंने तो अम्मी को ये भी कहा था कि सोनिया को सलाम के साथ ब्याहने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बहुत अच्छे से रिश्ते आ जाएंगे, लेकिन मेरी अम्मी ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया और मुझे खानदान की रिवायत के बारे में बताने लगी। मजबूरन मैं खामोश हो गया और अम्मी से बहस नहीं की, क्योंकि मैं खुद खानदान की रिवायत के खिलाफ नहीं जा सकता था। फिलहाल मुझे अरसलान के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। इसके खिलाफ सारी बातें अपनी अम्मी के मुंह से सुन रहा था मैं, और अम्मी की हर बात मुझे ठीक ही लगती थी। रात 12 बजे का वक्त था। प्यास की वजह से अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने गर्दन उठाकर देखा तो सारा मेरे पास मौजूद नहीं थी। सारा को वहां पर ना पाकर मैं हैरान रह गया और तेज से अपने कमरे से निकला। पूरे घर में वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। अब मुझे सही मानों में परेशानी होने लगी थी। अचानक मुझे छत पर बातें करने की आवाजें आने लगी। यूं ही लग रहा था जैसे दो लोग आपस में किसी मामले पर बहस कर रहे हों। बातों की आवाज सुनकर मेरे जहन में सबसे पहला ख्याल सारा का आया। जब मैं आखिरी सीढ़ियों पर पहुंचा तब मैं आवाज भी पहचान गया। वो किसी और की नहीं बल्कि अरसलान की ही आवाज थी, जो कि किसी को कोई बात समझा रहा था। मुझे यकीन हो चला था कि वहां पर सारा ही होगी, लिहाजा मैं तेज से छत पर पहुंच गया। लेकिन सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वहां पर अरसलान के अलावा और कोई भी नहीं था, जबकि अरसलान फोन पर किससे बातें कर रहा था। मुझे वहां पर देखकर अरसलान के चेहरे पर एक साया आकर लहराया, लेकिन फिर उसने जल्दी ही अपने तासुरात को काबू पाया और मुझसे पूछने लगा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जबकि ये सवाल मैंने अरसलान से करना था, क्योंकि फिलहाल मैं इसके घर की नहीं बल्कि वो मेरे घर की छत पर मौजूद था। और जब मैंने अरसलान से इस बारे में पूछा तो उसने यूं जाहिर किया जैसे उसे अंदाजा ही ना हुआ हो कि वो हमारे घर की छत पर आ गया। दरअसल हम दोनों घरों की छतें आपस में मिली हुई थी, आने जाने में कोई मसला नहीं होता था। उसको कुछ कहे बगैर मैं नीचे ही जाने लगा था कि उसने मुझे आवाज देकर रोक दिया और मुझसे सारा के बारे में पूछने लगा। उसके मुंह से सारा का नाम सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया, लेकिन मैं फिलहाल उसके मुंह मारी करना नहीं चाहता था। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर वो काफी लुत्फानंदोज हो रहा था। अचानक ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे से गुजरा हो। मैंने तेज से पलट कर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। एक बिल्ली थी जो कि आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही थी। मैंने एक ठंडी सांस ली। मैं हालत ऐसी अरसलान ने मुझे कहा, भाई इतना शक करना भी ठीक नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए। तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो और मेरे मामलात में दखलंदाजी करने से गुरेज करो। मैंने उसे सख्त अल्फाज में कहा और नीचे आ गया। मेरा ध्यान अभी भी सारा की तरफ ही था। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ
सारा को बिस्तर पर मैंने सोते हुए पाया। रात के इस पहर का लिहाज किए बगैर मैंने उसे उठाया और उससे पूछने लगा कि तुम कहाँ पर गई थी। मेरी बात सुनकर पहले तो वो परेशान रह गई, हैरान हुई और खाली खाली नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। उसकी हालत देखकर यूं लग रहा था जैसे वो गहरी नींद में हो। और फिर जब उसका दिमाग खुद सोचने समझने के काबिल हुआ तो उसने मुझे बताया कि वॉशरूम में गई थी। सारा की बात सुनकर मुझे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि मैं उसे वॉशरूम में चेक किए बगैर ही ढूंढने निकल पड़ रहा था बाहर। मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला और दोबारा सोने के लिए कह दिया और खुद भी अपनी जगह पर सोने के लिए लेट गया। लेकिन फिलहाल मेरा जहन बहुत बुरी तरह से उलझा हुआ था। मुझे लग रहा था कि शायद मैं हद से ज्यादा शक करने लगा हूँ, इसी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। लिहाजा मैंने एक बार फिर सारा पर एतबार करने का फैसला किया। लेकिन मेरा यह फैसला ज्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सका, क्योंकि अगले ही दिन मेरी अम्मी ने मुझे ऐसी बात बताई कि जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। अगले दिन मेरी ऑफिस से छुट्टी थी। मैं मामूल की तरह सहन में बैठा हुआ था जब अम्मी भी मेरे करीब आकर बैठ गई और मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी। थोड़ी देर बाद वो अपने मौका पर आ गई और मुझे कहने लगी, तुम्हें पता है कल रात को क्या हुआ है? अम्मी की बात सुनकर मैं चौंक गया और उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। तुम्हें अपनी बीवी की कुछ खबर हो तो तुम्हें पता चले कि वो आजकल कौन सा नया गुल खिला रही है। अम्मी की बात सुनकर मेरा दिमाग दोबारा से खौलने लगा था। मैंने उन्हें कहा कि मेरे साथ पहेलियां बुझाना बंद करें, मुझे साफ साफ बताएं आखिर बात क्या है, क्या हुआ है। और फिर अम्मी ने मुझे बताया कि कल मेरी बीवी पूरे 2 घंटे छत पर अरसलान के साथ रही है। रात की तन्हाई में आकर तुम्हारी बीवी का एक गैर महरम के साथ क्या कौन सा काम? कौन जानता है कि वो लोग 2 घंटे वहां पर क्या करते रहे। अपनी बीवी को समझाओ कि वो बाज आ जाए, वरना मैं इसे घर से निकाल दूंगी। अम्मी की बात सुनकर मेरा मीटर शॉर्ट हो गया। मैं कल जो कुछ मुझे दिखाया गया था वो सिर्फ और सिर्फ नजरों का धोखा ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, आखिर सारा को कैसे समझाऊं। सारा से जब भी मैं कोई बात करता तो वो आगे से रोना शुरू कर देती और अपनी सफाइयां देने लगती। मेरे पास तो इसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत भी नहीं था कि जिसकी बिना पर मैं इसे घर से निकाल सकता या उसे अपनी जिंदगी से बाहर धकेल सकता। लिहाजा मैंने उसे मजबूर होकर सारा को इसके घर भेजने का फैसला किया और खुद ही इसे इसके घर छोड़ आया। इस दौरान तक पूरा एक हफ्ता गुजर गया। इस हफ्ते में एक बार भी अरसलान हमारे घर नहीं आया। ये सब देखकर अम्मी अक्सर मुझसे कहती, देखा मैं ना कहती थी कि अरसलान यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बीवी की वजह से आता है। अब बताओ मुझे वो क्यों नहीं आ रहा। मुझे भी अपनी माँ की बातों पर यकीन हो चला था। लिहाजा मैंने फैसला कर लिया था कि अब एक अलहदा घर लूंगा और वहां पर सारा को रखूंगा, ताकि ना अरसलान हो और ना ही कोई मसला बने। मैं रोज की इस चकचक से तंग आ गया था। मेरे जहनी सुकून तबाह होकर रह गया था। मेरे काम में भी मेरा दिल नहीं लग रहा था। ऑफिस से भी छुट्टियां करने लगा था। इस वजह से बेहतर यही था कि मैं सारा को वो अलग घर में रखता और अम्मी इधर रहती, क्योंकि अम्मी की बातें मुझे मजीद परेशान करती थी। मुझे मालूम नहीं था कि इन दोनों में से कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ये दोनों रिश्ते मेरे लिए अहमियत के हामिल थे। एक तरफ मेरी शरीक हयात, मेरी हमसफर, मेरी बीवी थी, तो दूसरी तरफ मेरी जन्नत, मेरी माँ थी। मैंने जाए नमाज बिछाकर अल्लाह से दुआ की और कहा कि मुझे इस आजमाइश से निकाल दे और इन राजों पर्दे हटा दे जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। मुझ पर ऐसा बोझ न डाल जिसका वजन मैं उठा ना सकूं। मैंने दुआ की और खुद को कुछ हद तक रिलैक्स महसूस किया। तकरीबन 2 हफ्ते के बाद मैं सारा को लेने गया, लेकिन सारा मेरी सोच के बरक्स वहां पर बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी खुशी उसके चेहरे पे अया हो रही थी। मुझे वहां देखकर लम्हे भर के लिए उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। मैं जो सोच रहा था कि वो मुझे देखकर खुश हो जाएगी, मुझसे शिकवे करेगी, शिकायत करेगी, मैं उसे यहाँ वहां क्यों छोड़कर चला गया था, मुझसे नाराज होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बरक्स वो मुझे देखकर बेजार हो गई थी। मुझे इस औरत की आज तक समझ नहीं आई थी आखिर ये औरत चाहती क्या है। लिहाजा मेरे ससुराल वालों ने मुझे रात के खाने पर रोक लिया और फिर मुझे कहा कि मैं सारा को सुबह से वहीं से लेकर जाऊं, क्योंकि उसकी एक वजह ये भी थी कि सारा का घर कदरे वीरान जगह पर था। रात के वक्त वहां का रास्ता सुनसान रहता था और कई बार तो ऐसा होता था कि चोर भी इस रास्ते पर हमलावर हो जाते थे। लिहाजा मैंने भी यही बेहतर समझा कि मैं आज रात इसी घर में गुजारूंगा। रात 10 बजे तक मैं सारा के अब्बू के साथ बैठकर बातें करता रहा और जब मैं 10 बजे अपने कमरे में जाने लगा तो मेरी नजर ऊपर लाउंज में पड़ी। सामने का मंजर देखकर चंद लम्हे के लिए तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाया। सारा की गोद में एक 15 साल लड़का अपना सर रखे लेटा हुआ था, जबकि सारा उसके बालों में बहुत प्यार से उंगलियां फेर रही थी। ये सब देखकर मेरा खून होश से खोलने लगा। मैं तेजी से वहां पर गया। मुझे वहां पर देखकर सारा यकदम ही घबरा गई और वो लड़का भी यकदम परेशान हो गया। उसने जल्दी से सारा की गोद से सर उठाया। मैंने सारा को कमरे में आने के लिए कहा। सारा परेशान सूरत लेकर कमरे में दाखिल हुई। सारा को देखकर ही मैं उस पर चढ़ दौड़ा, उसे डांटने लगा कि आखिर तुम्हारे कजन का
तुम्हारे साथ इतना ही फ्री होने का क्या मतलब है? वो मुझसे छोटा है। सारा ने मिनमिनाते हुए कहा, क्या तुम बच्ची हो या तुम बच्चा बनने की एक्टिंग करती हो? तुम्हें पता नहीं है कि लड़का छोटा हो या बड़ा हो, लड़का बस लड़का होता है। आज के बाद अगर मुझे तुम उसके या किसी भी लड़के के इंतहाई करीब नजर आई तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। मैंने हर बार की तरह उसे धमकी दी और डराने की कोशिश की, जबकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि इस बददिमाग लड़की के जहन में इस वक्त तक कोई बात नहीं घुस सकती जब तक ये बात इसको घुसने की इजाजत ना दे। तो इसकी माँ पर मैं हैरान था, जिसे अपनी बेटी की फिक्र ही नहीं थी कि वो क्या करती फिर रही है। मुझे आज इस बात का एहसास हो रहा था कि सारा की तरबियत में वाकई एक बहुत बड़ी कमी रह गई है। मुझे अब अरसलान की तरफ से भी फिक्र होने लगी थी। न जाने क्यों मुझे महसूस होने लगा था जैसे सारा और अरसलान का भी वैसा ही ताल्लुक है जैसा सारा का भी थोड़ी देर पहले इस लड़के के साथ था। ये सोच आते ही मेरा खून दोबारा गुस्से से खोलने लगा। मैंने फैसला कर लिया था कि अब सारा को जल्द से जल्द वहां से अपने घर वापस लेकर जाऊंगा और फिर उसे अपनी नजरों के सामने ही रखूंगा ताकि वो अपनी दोबारा कोई ऐसी किस्म की हरकत ना करे। अब मुझे एहसास हो रहा था कि सारा यहाँ पर इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही थी। मुझे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैं ये सब क्यों बर्दाश्त कर रहा था। ऐसा कैसे कर रहा था मैं? आखिर मेरी गैरत मुझे कैसे गवारा कर रही थी कि मेरी बीवी दूसरे लड़कों के सर अपनी गोद में रखती फिरे। लेकिन अगले ही दिन मुझे इसके घर का माहौल देखकर अंदाजा हो गया कि इसके घर के लोग बहुत ही ज्यादा खुले दिमाग के हैं। ये सब चीजें इनके खानदान में नॉर्मल है, इसी वजह से इन्हें ज्यादा महसूस नहीं होता, जबकि हमारे खानदान में ये सब कुछ बेहयाई के मुतरादिफ है। दूसरी तरफ से अचानक मेरे ऑफिस के मामलात खराब होने लगे। मैनेजर ने मुझे पहले ही कह दिया था कि ये कंपनी बहुत जल्द बंद होने लगी है, तुम लोग अपना अभी बंदोबस्त करना शुरू कर दो, क्योंकि बाद में फिर नौकरियां ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये बात मेरे लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि मेरी नौकरी की वजह से ही सारे घर का निजाम चल रहा था। ऐसे में अगर मेरी नौकरी चली जाती तो सब कुछ संभालना मुश्किल हो जाता। पहले मेरे घर की हालत सही नहीं थी, अब ऑफिस की तरफ से नई टेंशन आ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मेरे दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि मैं बाहर के वीजे के लिए अप्लाई करूं, क्योंकि पाकिस्तान में अब दोबारा इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लिहाजा मुझे इसके बाद मुनासिब लगी, लेकिन अपने घर वालों से दूर जाना भी मेरे लिए आसान नहीं था और ऐसे हालात में मैं सारा को भी अकेले छोड़कर नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी कमअक्ली का मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका था। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो गलत लड़की नहीं है, लेकिन वो कम अकल है। उसे बात चीजों का नहीं पता, जिसकी वजह से वो बेवकूफियां कर जाती है। और उसे ऐसे में एक ही था मैं जो उसे संभाल सकता था और उसे सही और गलत की तमीज दे सकता था, क्योंकि अपनी माँ को देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ सारा की तंज ही करेंगी और उसे उसकी कमजोरियां ढूंढ ढूंढ कर ही मुझे बताएंगी। लेकिन फिर हालात ही कुछ ऐसे बन गए कि मुझे बाहर जाना पड़ा। वहां पर पहले चंद हफ्ते मेरे लिए बहुत मुश्किल से गुजरे। मुझे हर वक्त ही अपने घर वालों की याद सताती रहती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे आदत होने लगी। मैं सारा को बहुत ज्यादा याद करता था। मेरे यहाँ आने पर उसके बाद सारा की मोहब्बत में इजाफा हो गया था। उसका बस नहीं चलता था, वरना मुझे वो दिन में 10-10 बार कॉल करती। वक्त बहुत तेज से गुजर रहा था, पता ही नहीं चला और 2 साल लगाकर पर उड़ गए थे। वो 2 साल बाद मैं घर जाने के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश था, लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। दरअसल मुझ में एक आदमी से मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वहां की पुलिस ने मुझे जेल में डाल दिया था और मुझे 10 साल की सजा सुना दी। ये बात मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। जब मेरे घर वालों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत वावेला मचाया। दूसरी तरफ सारा बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन यही सच था। एक्सीडेंट से पिछली ही रात मेरी सारा से बात हुई थी। उस दिन हमने बहुत सी चीजें डिस्कस की थी। सारा भी मुझसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि आगे जाकर क्या होगा। उसके साथ साथ मुझे घर वालों की भी फिक्र थी कि न जाने इन्हें पीछे कौन कमा कर देगा, क्योंकि मैं अपने घर का इकलौता बेटा था और मेरे ही बलबूते पर घर का निजाम चल रहा था। तकरीबन 6 महीने बाद मेरी दोबारा अपने घर वालों से बात हुई। दूसरी तरफ घर वाले बिल्कुल पुरसुकून हो गए थे, बल्कि अगर मैं कहता कि वो बहुत खुश थे ज्यादा, तो इस पे भी कोई गलत बात नहीं होती। वो वाकई बहुत ज्यादा खुश थे। जो सोच रहा था मैं कि अम्मी मेरे सामने दोबारा महंगाई का रोना रोएंगी, उन्हें अपनी मजबूरियां गिनवाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने जब अभी से पूछा कि घर का निजाम कौन चला रहा है, तो चंद लम्हे के लिए खामोशी हो गई और मुझे कहने लगी, बस बेटा आसपास से गुजारा हो रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस अपना बहुत ख्याल रखो। थोड़ी देर कॉल करने के बाद अम्मी ने मोबाइल फोन रख दिया। मैं सारा से भी बात करना चाहता था, लेकिन इससे मेरी बात नहीं हो सकी क्योंकि वो घर पर मौजूद नहीं थी। मैं ये भी पूछना चाहता था कि वो कहाँ गई है, लेकिन पूछ नहीं सका। इसके बाद भी
मेरी कई बार अपने घर वालों से बात हुई। हर बार ही मेरे घर वाले मुझे तसल्ली देते। घर वालों के अलावा मेरे पास मेरे एक दोस्त का भी नंबर था। एक दिन मैंने उसे कॉल किया और उसे अपने घर के हालात के बारे में पूछा। दरअसल मैं उसे ये भी कहना चाहता था कि वो मेरे घर वालों की मदद कर दिया करे। मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, यार कैसी बातें करते हो, तुम्हारे घर वालों को किसी की मदद की क्या जरूरत है, वो तो इतने अमीर हो गए हैं कि तुम्हारी सोच है। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा हैरानगी हुई। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्या हो गया है कि उनके पास इतना ज्यादा पैसा आ गया है। ये बातें तुम्हें यहाँ बैठकर भी नहीं समझा सकता मैं। तुम जब पाकिस्तान आओगे तब तुम खुद ही जान जाओगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। अहमद की बात सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा क्योंकि उसने मेरे तजस्सुस को हवा दे दी थी। और अब मैं हर हाल में जानना चाहता था कि ऐसा आखिर क्या हुआ है। मेरे जो घर वालों को एकदम से इतने अमीर हो गए, लेकिन फिर दोबारा उसने मुझे इससे बारे में कोई बात नहीं की। जल्द ही कॉल का टाइम खत्म हो गया और उसने मोबाइल फोन रख दिया। उसके बाद 12 साल तक मेरी अपने घर वालों से बात होती रही। मेरी अम्मी हमेशा ही मेरी सेहत की फिक्र करती रही, जबकि सारा भी मुझे अपना ख्याल रखने के लिए कहती रही। मुझे यूं लग रहा था जैसे वो ये सब कुछ बोल कर चुके हैं और मैं बहुत जल्द खुश था कि वो लोग दोबारा नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट कर आएंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे अपने खवाने का जरिए के बारे में नहीं बताया था। और जब 12 साल पूरे हुए तो मैं अपने घर वापस आने के लिए तैयार हो गया। मैं अपने घर वालों को सरप्राइज देना चाहता था, लिहाजा मैंने इन्हें नहीं बताया कि मैं घर वापस आ रहा हूँ। मेरी सुबह 6 बजे की फ्लाइट थी। तकरीबन 3 बजे मैं पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख चुका था। 12 साल के बाद मैं दोबारा पाकिस्तान वापस आया था। सब कुछ ही बदल गया था। वहाँ की इमारतों से लेकर वहाँ के लोग, हर कोई तब्दील हो गया था। लिहाजा मैं अपने घर के पते पर गया, लेकिन वहां पर जाकर मुझे सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा क्योंकि अब वहां पर कोई और लोग रह रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वो ये घर 5 साल पहले ही बेच चुके हैं। ये बात सुनकर मुझे बहुत हैरानगी हुई क्योंकि इस बारे में मेरे घर वालों ने मुझे नहीं बताया था। लिहाजा मैंने अपनी सी दोस्त को कॉल मिलाई और उसे पाकिस्तान में अपनी मौजूदगी के बारे में बताया। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ और जल्दी से मुझे वहां पर लेने के लिए आ गया। मैंने जब उससे घर वालों के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो एक बहुत बड़े बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। इसकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ और इस बार मैंने उससे कोई सवाल नहीं किया क्योंकि बहुत जल्द ही मेरे बातों का मुझे जवाब मिलने वाला था। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, मेरी माँ मुझे देखकर हैरान रह गई और फिर बहुत तेज से भागती हुई मेरे पास आई और मुझे प्यार करने लगी। यही हाल मेरी बहनों का भी था। जब मैंने इनसे सारा के बारे में पूछा तो वो तीनों ही एकदम खामोश हो गई। यूं लग रहा था जैसे इन्हें सांप सूंघ गया हो। जबकि सारा का नाम सुनकर मेरी भांजी ने भी एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। यकीनन वो सारा का कमरा था। मैं तेजी से उस कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन सामने का मंजर देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई है। सारा वहां पर 20 साल लड़के के साथ निहायत ही नाजेबा हालत में मौजूद थी। तब मुझ पर एक और राज आश्कार हुआ कि इस बड़े से बंगले और ऐशो-इशरत के लिए राज क्या पीछे छुपा हुआ था। दरअसल सारा ने अपने आप को एक गलत काम में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और इस सब में न सिर्फ मेरी माँ बल्कि मेरी बहनों ने भी उसका साथ दिया था। बजाय मुझसे माफी मांगने के सारा ने निहायत ही दिली से इस बात का एतराफ किया। जो मैं सोच रहा था कि अगर वो मुझसे माफी मांगेगी तो शायद मैं उसे माफ कर दूंगा, लेकिन वहां पर तो वो मेरे हाथ ही नहीं आ रही थी। लगता था जैसे उसने ये जिंदगी और माहौल कबूल कर लिया है। लिहाजा मैं खामोशी से उसकी जिंदगी से निकल गया क्योंकि अब मेरे साथ और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। मेरे घर वाले तक इन चीजों के इतने आदी हो गए थे कि वो भी मेरे साथ जाने के लिए रजामंद ही नहीं थे। लिहाजा मैं खामोशी से वहीं पर चला गया जहां से आया था और फिर तन्हा ही अपनी जिंदगी काटने लगा।